हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 22 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 21 टेस्ट लगा लिए हैं। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर एक एक टेस्ट को ज़रूर लगाएं। ये आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत करेगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिम्बोडो तथा रुख के अनुसार चिंतन के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 कि 4? तो कितने बताए हैं जिम्बोडो तथा रुख ने चिंतन के प्रकार? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो इन्होंने बताया है, पहला बताया है स्वलीन चिंतन, उसके बाद दूसरा है यथार्थ चिंतन। तो यथार्थ चिंतन के इन्होंने 3 भाग किए हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और एक है आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, आप इनको भी याद रखें क्योंकि ये भी हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वलीन चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। बताना है कि स्वलीन चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। कैसे होती है? अभिप्रेरणा की होती है, भाषा की होती है, काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की होती है कि वास्तविक स्थिति की होती है? तो जो स्वलीन चिंतन है इसका संबंध किससे होता है? काल्पनिक विचारों से होता है। ठीक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? मतलब जो अभी मैंने बताए थे यथार्थवादी चिंतन के इन्होंने 3 भाग किए थे, तो इसमें से कौन सा है जो यथार्थवादी चिंतन का नहीं है? अभिसारी, सृजनात्मक, स्वलीन चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्वलीन चिंतन नहीं बताया। ठीक है, अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक, ये तीनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बता दिए थे। आगे चलते अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुणों दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण होगा। कौन से चिंतन का यह उदाहरण है? अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, स्वलीन चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी या दा। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन इसको क्या कर रहा है? वो कोई भी वस्तु को खरीदता है तो उसके पहले उसके गुण और दोषों को जरूर देखता है। इसका तो गुण और दोष किस में आते हैं? आलोचनात्मक चिंतन में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा आ जाएगा। ठीक है, ये आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा? इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेना पड़ेगा। कौन से चिंतन का सहारा लेना पड़ेगा 10 में से 4 घटाने में? 10 में से 4 घटाने में कौन से चिंतन का सहारा लेना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, स्वलीन चिंतन की अभिसारी चिंतन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तर्कना संबंधित है। तो तर्कना का संबंध किससे होता है? चिंतन से, भाषा से, स्मृति से, कि सभी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, कैसे संबंध होता है? चिंतन से संबंध होता है तर्कना का। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी चिंतन के प्रकार हैं। यथार्थवादी चिंतन के प्रकार कितने हैं? बताना है। इसका करेक्ट आंसर बताना है। 2, 3, 4 कि 5? तो अभी मैंने पहले ही बताए थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा। कितने हुए थे? 3 बताए थे, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन। ये किसके? यथार्थवादी चिंतन के प्रकार। आगे चलेंगे, अगला है, चिंतन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो चिंतन के मुख्यतः प्रकार बताने, कितने बताए? 5, 3, 2 कि 4? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, कितने होते हैं मुख्यतः? 2 प्रकार का, यथार्थ और स्वलीन चिंतन। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सा। आगे चलेंगे,
भाषा खालिस्तान की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग हम एक दूसरे से संचार के समय करते हैं। चिंतन, प्रतीकों, तर्कना की कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकों का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाषा का प्रकार नहीं है, तो बताना इनमें से कि कौन सा भाषा का प्रकार नहीं होता है। वाचिक, सांकेतिक, आलेखिक या फिर रेखीय। तो कौन सा भाषा का प्रकार नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, ये रेखीय भाषा का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, और वाचिक होता है, सांकेतिक होता है, आलेखिक ये होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहम को कहते हैं, अहम को क्या कहा जाता है? जो मनोविश्लेषणवाद है ना, इसमें से प्रश्न को पूछा गया है। सिगमंड फ्राइड है इसके जनक माने जाते हैं। तो इद, ईगो, सुपर ईगो कि इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है अहम को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुपर ईगो कहा जाता है। अब जैसे पूछ लिया जाए कि ईद का संबंध किससे होता है, तो ईद का संबंध है अचेतन मन से होता है, और ईगो का संबंध किससे होता है? चेतन मन से होता है। ये पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए मैंने इसको बता दिया। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, इनमें से तर्कना का प्रकार नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा तर्कना का एक प्रकार नहीं है। सादृश्यवाची, आलोचनात्मक, निगनात्मक कि धनात्मक। तो तर्क के प्रकार कौन से नहीं हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ये तर्कना का प्रकार नहीं होता, बाकी ये तर्कना के प्रकार होते हैं, मैंने अभी आगे बताए हैं ऊपर। आगे देखिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, 1983 में समस्या समाधान के पहलू का विवेचन किसने किया था? 1983 भी दिया है, किसने किया था? तो बताइए, समस्या समाधान का विवेचन वोरन ने, मॉर्गन ने, मैटलिन ने कि किलपैट्रिक ने, किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, ये मैटलिन ने किया था, 1983 में किया था। जैसे पूछ लिया जाए कि 2001 में किसने किया था, तो वोरन ने किया था, 2001 में किया था। ये यहाँ पे थोड़ा सा पेन, 2001। ठीक है, 2001 में किसने किया था? तो बोरन ने किया था। और जैसे 1983 पूछ लिया जाए तो मैटलिन ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे? जीन प्याजे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन प्याजे को मैंने एक दिन अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उनको ज़रूर देखें। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ के हैं ये बताना है। जर्मन के, अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के, फिर फ्रांस के हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी 4 अवस्थाएँ बताई थी। 4 अवस्थाएँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पूछ लिया जाता है। संवेदी पेशीगामक अवस्था, इसका समय पूछा जाए तो जन्म से 2 वर्ष, और जैसे दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो 2 से 7। स्थूल मूर्त, स्थूल भी बोला जाता है उसी को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका समय पूछ लिया जाए तो 7 से 12, और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था को पूछ लिया जाए तो इसका समय कितना बताया है? इसको किशोर अवस्था तक का समय बताया। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है, धर्मवीर जी प्रत्येक टॉपिक के गुण और दोष के बारे में चिंतन करके बाद में ग्रुप में कुछ डालते हैं। तो चिंतन का प्रकार बताना, कौन से चिंतन का वो पालन करते हैं, या फिर किस चिंतन का यह उदाहरण होगा? तो बताइए, अभिसारी होगा, अपसारी होगा, आलोचनात्मक चिंतन होगा कि सृजनात्मक चिंतन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, क्योंकि वो गुण दोषों को देख रहे हैं पहले, तो ये गुण दोषों को किस में देखा जाता है? तो आलोचनात्मक चिंतन में गुण दोषों को देखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है, चिंतन में संप्रत्तियों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यह कथन किसका है? ये डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है? तो बोरन ने दी थी, सिल्वरमैन ने दी थी, रॉस ने दी थी कि मैटलिन ने दी थी? किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये बोरन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेफिनेशन संबंधित हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप जो इस पर लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करें, उसके बाद में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और वीडियो आप लास्ट में ज़रूर देखें। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? तो बोरन की ये डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान व्यवहार है। तो समस्या समाधान कैसा व्यवहार है ये बताना है। व्यवहार में परिवर्तन है,
चिंतन है, पश्चगामी अन्वेषण है कि अंतःक्रिया है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि समस्या समाधान व्यवहार में जब समस्या आती है ना तो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिंतन हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वप्न तथा अभिलाषा आदि उदाहरण है। ये स्वप्न तथा अभिलाषा कौन से चिंतन में आते हैं, मतलब चिंतन के जो दो प्रकार बताए ना, तो उसमें से चिंतन का प्रकार बताना है कि स्वप्न तथा अभिलाषा कौन से चिंतन में आते, तर्कना में आते, प्रतिमा में, स्वालीन चिंतन की यथार्थवादी चिंतन। तो ये किसका करेक्ट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, स्वालीन चिंतन का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है यथार्थवादी चिंतन है। तो यथार्थवादी चिंतन किसका उदाहरण होगा, मतलब कौन से इसके उदाहरण होंगे या कौन से इसके भाग हैं अब सारी चिंतन के। सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो बताइए यथार्थ चिंतन के भाग कितने, 3 ही बताए थे ना, तो ये तीनों ही उसी के भाग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यथार्थवादी चिंतन के ये तीनों ही प्रकार बताए। तो किसने बताए थे, ये जिम्बोर्डो तथा रुख के अनुसार हैं। ठीक है, तो ये मैंने आगे पहले बता ही दिया था। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है निगनात्मक चिंतन है, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन की इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि निगनात्मक चिंतन क्या होगा, निगनात्मक चिंतन किसको कहा जाता है। तो निगनात्मक चिंतन किसको कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर इसका अभिसारी चिंतन। ठीक है, निगनात्मक चिंतन किसको कहा जाता है, अभिसारी चिंतन को कहा जाता है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगर जैसे पूछ लिया जो आ ही गया, अब क्या पूछना मतलब आ गया है, सृजनात्मक चिंतन किसका उदाहरण है, मतलब किसको कहा जाता है सृजनात्मक चिंतन, निगनात्मक, आगनात्मक, आलोचनात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक किसको बोला जाता है, आगनात्मक चिंतन को, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, अपसारी चिंतन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या बोला इसमें, जो आगनात्मक चिंतन इसको किसको बोला जाता है, तो सृजनात्मक चिंतन को बोला है। इस पर अपसारी चिंतन होता तो वो भी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष की परख कर लेना किस प्रकार का चिंतन है। ये बताना है कि अगर कोई वस्तु की खरीदारी कर रहे या फिर कुछ भी कर रहे हो तो उसको पहले उसके गुण दोष निकालो। तो जैसे गुण दोष की बात करी जाए तो गुण दोष किस में होता है, स्वालीन चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन की सृजनात्मक चिंतन। तो बताइए कौन से चिंतन में होता है गुण दोष की बात। तो इस आलोचनात्मक चिंतन में गुण दोषों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पहले से ज्ञात नियमों तथा तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर आपको पहले से उसके नियम और तथ्य मालूम है पर आप निष्कर्ष पर पहुंचे तो वो कौन सा चिंतन होगा, निगनात्मक, आगनात्मक, आलोचनात्मक की सादृश्यात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा चिंतन के अंतर्गत आएगा, तो वो निगनात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है किसी विधि में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए प्रश्न एवं त्रुटि का सहारा लेता है। तो ऐच्छिक अन्वेषण विधि, स्व संशोधन अन्वेषण विधि, पश्चगामी अन्वेषण विधि की साधन साध्य विश्लेषण विधि। इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐच्छिक अन्वेषण विधि। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है भाषा का प्रकार है। भाषा का प्रकार कौन सा है इसमें से, तो वाचिक, सांकेतिक, आलेखिक की उपरोक्त सभी। तो ये आप ही कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी भाषा के प्रकार हैं, आगे मैंने पहले भी बता दिए थे। आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। किस आयु में बच्चा 2 शब्द की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा अजब अच्छा क्वेश्चन है। बताइए 2 शब्द की अवस्था, तो 5 माह में क्या बच्चा बोलने लगता है, 6 माह में बोलने लगता है, 18 से 20 माह या 2 से 6 माह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 18 से 20 माह, और बाकी 5 में नहीं बोल पाता, 6 में नहीं बोल पाता, और 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष में तो अधिक बोलने लगेगा। तो इसलिए 2 वर्ष की अवस्था किसको बोला है, 18 से 20 माह तक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखिए, अगला है कि गलत कथन है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है, गलत कथन चुनना है। चिंतन सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है,
चिंतन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, स्वलीन चिंतन तथा यथार्थ चिंतन। चिंतन के मूल तत्व मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णय तथा समस्या समाधान है। चिंतन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को प्रहसन कर सकते हैं। तो इसमें गलत कथन क्या हो जाएगा? तो ये तो सही है, लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है, ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि चिंतन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, स्वलीन चिंतन तथा यथार्थ चिंतन। तो ये भी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया इसमें क्या किसने बताए थे? ह्यूजोज ने तो 5 बताए थे, इसमें जो अपन जिम बोर्ड के अनुसार पढ़ रहे हैं तो इसमें वही है। ठीक है, स्वलीन चिंतन तथा यथार्थ चिंतन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहा है चिंतन के मूल तत्व मानसिक प्रतिमा, तर्कना तथा समस्या समाधान है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा भी इसका करेक्ट है। लेकिन जो चिंतन, अब तो एक ही बचा, तो यही गलत होगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन में सम्मिलित नहीं है। हमारा जो अगला प्रश्न है, बताना इसमें से कि चिंतन में कौन सम्मिलित नहीं होता है। प्रतीक, प्रतिमा, भाषा की संप्रत्यय। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुभूतियों की कुछ खास विशेषताओं को मानसिक रूप से अलग करने की सार्थकता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्थकता को या सार्थ्य को, सामर्थ्य को। तो चिंतन, प्रतिमा, तर्कना की समस्या समाधान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रतिमा, अनुभूतियों की कुछ खास विशेषताओं को मानसिक रूप से अलग करने की सामर्थ्य को कहा जाता है प्रतिमा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आज का जो हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, रजोगुण का अर्थ है। रजोगुण का अर्थ क्या है? कर्म में लगता है, सुख में लगता है, प्रमाद में लगता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, कर्म में लगता है, या इसको कर्म पर विश्वास करने वाला भी बोल सकते हैं, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति वाला भी बोल सकते हैं, इसको राजसी भी बोला जाता है, रजोगुणी को। ठीक है, तो ये हमने आज 30 प्रश्न कर लिए। आप लोग बताएं कि आप लोगों का स्कोर कैसा रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब को क्यों नहीं करते हो? आप लोग आते हो, वीडियो को पूरा देखते हो ना, लाइक करते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।